क्रिस्टीन किसी के साथ बिस्तर पर जागती है, कर कुछ कपड़े लेती है, फिर बाथरूम में जाती है। बाथरूम की एक दीवार उसकी और उस आदमी की तस्वीरों से भरी है। वह अपने हाथ पर शादी की अंगूठी देखती है, फिर बाहर निकलती है। बेन बिस्तर पर उसका इंतजार कर रहा है। वह उसे बताता है कि उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी और वह 40 साल की है। जैसे ही वह कपड़े पहनती है, वह बताता है कि 14 साल पहले उसका एक कार दुर्घटना हुई थी, जिससे उसे ऐसी चोटें आईं कि उसके लिए सब कुछ याद रखना असंभव हो गया। वह एक दिन की जानकारी याद रख पाती है, फिर जब वह सोने जाती है तो सब कुछ भूल जाती है, और जब जागती है तो उसे लगता है कि वह अपने 20 के दशक में उससे भरोसा करने को कहता है, लेकिन वह डरी हुई। नाश्ता बनाते समय वह उसे उनके साथ के जीवन और शादी के बारे में बताता रहता है। काम पर जाने से पहले बेन उसे जरूरी चीजों की सूची और उन्हें कहां खोजना है ये बताता है। उसे एक नोट दिखता है जिसमें लिखा है कि उसे एक बैग पैक करना है। बेन उसे बताता है कि वह उसे सालगिरह मनाने के लिए कहीं ले जाएगा। क्रिस्टीन अकेली है, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है जब फोन बजता है। दूसरी तरफ नैश की आवाज है, जो उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं। वह उसे बताते हैं कि शायद बेन को डॉक्टर से मिलने के बारे में पता नहीं है। फिर वह उसे अलमारी के पीछे एक जूते का डिब्बा खोजने को कहते हैं। क्रिस्टीन डिब्बा खोलती है और उसमें एक कैमरा पाती है। करने को कहते हैं। एक रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें वह अपनी याददाश्त की समस्या के बारे में बात कर रही है। 2 हफ्ते पहले क्रिस्टीन नैश के साथ एक कार में है। नैश मानते हैं कि उनका पेशेवर रिश्ता थोड़ा अलग है। वह उसे घर से लेकर जाते हैं और पति की जानकारी के बिना मिलते हैं। क्रिस्टीन डरी हुई और भ्रमित है। वे पार्किंग में गाड़ी रोकते हैं और वह उसे बताता है कि उसने उसे 6 महीने पहले कैसे खोजा। वह बताता है कि वह न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है और उसकी स्मृति लोप पर शोध कर रहा है, इसलिए वह मुफ्त में काम करने को तैयार था। जैसे ही वे ऑफिस की ओर बढ़ते हैं, नैश उसे बताता है कि अगले दिन फोन पर उसे याद नहीं था कि वह कौन है, फिर भी वह उसके साथ काम करने को राजी हो गई। क्रिस्टीन ने पति को मनोवैज्ञानिक से मिलने की बात बताई थी, पर वह इसके खिलाफ था क्योंकि पहले की थेरेपी से वह परेशान हो गई थी। अपने ऑफिस में वह उसे कैमरा देकर दृश्य डायरी रखने को कहता है। नैश उसे बताता है कि 10 साल पहले एक हिंसक हमले में उसे चोटें आई थीं। ये चोटें सिर पर बार बार वार करने से हुई थीं। वह भ्रमित है क्योंकि बेन ने उसे कुछ और ही बताया था। डॉक्टर उसे हमले के बारे में खबरें दिखाता है और वह सोचती है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश क्यों की। वह बताता है कि उसके अलावा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। इस समय वह उसे कहता है कि बेन को कैमरे के बारे में न बताए ताकि वह अपने विचार खुलकर साझा कर सके। वह उसे बताता है कि इसे कहां छिपाना है और सुबह याद दिलाने के लिए फोन करेगा। वह योजना से सहमत हो जाती है। उस रात बेन कोको बनाते समय क्रिस्टीन बाथरूम में जाकर अपनी पहली वीडियो डायरी रिकॉर्ड करती है। वह अपनी याददाश्त के बारे में बताती है और बेन के आने की आवाज सुनकर जल्दी से कैमरा छिपाकर सोने का नाटक करती है। गल में जागती है। वे उसकी याददाश्त और उनके जीवन के बारे में वही बातचीत करते हैं। नहीं समझ पाती कि दिन भर क्या करती है और निराश दिखती है। कार में वीडियो देख रही है। क्रिस्टीन कहती है कि रिकॉर्डिंग के बिना वह बेन की हर बात मान लेती, जैसे कार दुर्घटना। वह सोचती है कि वह उससे और क्या क्या झूठ बोल। नैश कहता है कि वो उसे घर के फोन पर कॉल करने का जोखिम नहीं। क्रिस्टीन उसे बताती है कि वो हमेशा डरी रहना नहीं चाहती और पूछती है कि क्या उसका प्लान किया हुआ इलाज काम करेगा। डॉक्टर नैश समझाता है कि कभी कभार हमले की जगह पर वापस जाने से याददाश्त लौट आती है, पर वो वहां उसका भरोसा जीतने के लिए जा रहा है। जब वे औद्योगिक इलाके में पहुंचते हैं तो केयर टेकर से मिलते हैं। वो उन्हें वहां ले जाता है जहां उसने उसे पाया था और बताता है कि वो नंगी थी, सिर्फ एक चादर में लिपटी हुई और खून से सनी हुई थी। उसे तब भी कुछ याद नहीं था। कार में वापस आकर वो नैश से पूछती है कि वो एयरपोर्ट के पास क्या कर रही थी। वो उसे बताता है कि वहां कई होटल हैं और ये भी कि शायद उसका किसी से अफेयर था। मेडिकल रिपोर्ट में हाल ही में संभोग का जिक्र था। वो पूछती है कि क्या उसके साथ बलात्कार हुआ था, पर डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट कुछ और ही कहती है कि वो धोखा दे सकती है। बाद में वह अपने बाथरूम में है और कह रही है कि उसे याद रखना ही होगा कि क्या हुआ था, फिर भले उसने कुछ भी किया हो। बच्चों के खेलने की आवाज सुनकर वह जांचने जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। उस रात वह नहाने जाती है, तभी बेन आ जाता है और चूमने लगता है। प्यार करते समय उसे जबड़े पर निशान वाले किसी आदमी की याद आती है। दोनों सो जाते हैं और क्रिस्टीन को होटल के कमरे और हमले का सपना आता है। अगले दिन डॉक्टर नैश द्वारा क्रिस्टीन पर कुछ जांच की जाती है। नैश उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिन्हें उन्हें पहचानना होता है। वह तस्वीरें देखती है और परेशान हो जाती है, इसलिए एमआरआई में पैनिक बटन को दबा देती है। बाद में वे इंतजार करने वाले कमरे में बात करते हैं और डॉक्टर उसे बताते हैं कि कुछ तस्वीरें बेतरतीब थीं और बाकी उसकी फाइल से थी। जिस तस्वीर को उन्होंने दिखाया वह उसके दिमाग में अलग प्रतिक्रिया देती है। क्रिस्टीन को समझ नहीं आता कि तस्वीर में कौन औरत है, भले ही उस पर क्लेयर नाम लिखा हो। रात को बेन के साथ रात्रिभोज करते समय वह क्लेयर के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि वो उसे नहीं जानता, फिर पूछता है कि क्रिस्टीन ये क्यों पूछ रही है। जब वो उसे बताती है कि उसे एक याद आई, उसे याद रखने वाली राशि में निवेश हो जाता है। वह फोटो से कुछ चीजें बताती है और वो कहता है कि यह पहली बार नहीं था जब उसने क्लेयर को याद किया था।
बेन कहता है कि वे एक बार दोस्त थे, पर वह चली गई और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टीन जोर देती है कि इससे फर्क पड़ता है। अपने स्टडी से तस्वीरों का एक बॉक्स लाता है। वे उसकी और क्लेयर की तस्वीरें हैं। वह पूछती है कि वो उन्हें क्यों छुपाता है, और बेन बताता है कि वह उसे इस बात से बचाना चाहता है कि उसकी दोस्त उसकी स्थिति को नहीं संभाल पाई। क्रिस्टीन पूछती है कि अगर वो चीजें छुपाता है तो वह उस पर कैसे भरोसा करे, पर बेन कहता है कि वह हर चीज संभाल सकता है। बाद में वह एक नई रिकॉर्डिंग करती है कि बेन क्लेयर को उससे छिपा रहा है और वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके बाद वह देखता है कि उसने बाथरूम में क्लेयर की तस्वीरें चिपका दी हैं। टीन को फोन करके सब कुछ फिर से समझाता है। वह पिछले दिन की रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें बेन पर भरोसा न करने को कहा गया था। फिर वह झूम इन करती है और देखती है कि पिछले दिन की तस्वीरें अब गायब हैं। वह गुस्से में आकर बेन के कमरे में कुछ खोजने लगती है। उसे एक चाबी मिलती है जो उसे तस्वीरों तक ले जाती है। तस्वीरें देखते हुए उसे क्लेयर की याद आती है जिसने उसे बताया था कि वह गर्भवती है। वह बाथरूम और एल्बम में तस्वीरें देखने दौड़ती है, पर उसके बच्चे का कोई सबूत नहीं मिलता। टीन अपने पेट पर खिंचाव के निशान देखती है और अपने बेटे से हुई बातचीत याद आती है। वह बेन को अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए फोन करती है और वह तुरंत क्रिस्टीन परेशान होकर जानना चाहती है कि उनका बच्चा कहाँ है। बेन उसे गले लगाकर बताता है कि उनका बेटा मर चुका है। अंदर आकर वह बताता है कि बच्चे की मौत 9 साल की उम्र से पहले मेनिंजाइटिस से हुई थी। एक और बॉक्स लाता है जिसे वह छिपा रहा था और उसमें से अपने बेटे एडम की बचपन की तस्वीर दिखाता है। क्रिस्टीन रोती है, पर तस्वीरें देखते हुए उसे वो याद नहीं आता। उसे उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसकी लिखावट में एक नोट दिखता है। बेन तस्वीरें वापस ले लेता। बाद में क्रिस्टीन एक और वीडियो बनाती है जिसमें वह कहती है कि यह दुख बेन के लिए नया नहीं है, पर उसके लिए है। जिंदगी में हर दिन नया ही रहेगा। क्रिस्टीन को फिर से निशान वाले आदमी और अपने हमले का बुरा सपना आता है। वह डर कर जागती है, फिर एडम के बारे में अपनी रिकॉर्डिंग देखकर रोती है। क्रिस्टीन बाथरूम में लगी तस्वीरों की दीवार को हटाना शुरू कर देती है। जब वह नैश से फिर बात करती है तो पूछती है कि क्या उसे उसके बेटे के बारे में। नैश बताता है कि उन्होंने इस बारे में पहले भी बात की है। अब वह सोचने लगी है कि शायद सब कुछ न जानना ही बेहतर है। क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है कि क्या वे कुछ देर बस यूं ही बैठ सकते हैं। फिर पूछती है कि क्या उसे बेन को थेरेपी के बारे में बताना। उस रात वह और बेन फिर से एडम के बारे में बात करते हैं। वह पूछती है कि क्या दुर्घटना से पहले वह एक अच्छी मां थी। बेन कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करती थी और उसे एक पल के लिए उसकी याद आई। क्रिस्टीन कहती है कि वह समझती है कि बेन के लिए यह सब बार बार याद करना कितना मुश्किल है, लेकिन उसे अपने बेटे को फिर से छिपाने को मना करती है। वह उससे माफी मांगता है। उस रात क्रिस्टीन को फिर से बुरा सपना आता है। एक होटल में है और वहां अपने बेटे को देखती है। उसे एक नोट मिलता है जिस पर माइक लिखा है और फिर उसे निशान वाला आदमी याद आता है। उसे हमले की कुछ यादें आती हैं। नैश के साथ कार में कहीं जब वे रुकते हैं तो वह कहती है कि माइक वही आदमी है। डॉक्टर उसे सांत्वना देता है और चूमने के लिए। तभी वह देखती है कि डॉक्टर का नाम माइक है। उसे याद आता है कि माइक ने होटल के कमरे में उस पर हमला किया था, इसलिए वह कार से भाग जाता। माइक अपनी कार की डिक्की से एक सुई निकालता है और लंबे घाट पर उसका पीछा करता है। आखिरकार उसे पकड़ लेता है। बाद में क्रिस्टीन अपने सोफे पर बैठी है, तभी उसका फोन बजता है। नैश के फोन का जवाब देती है। वह बताता है कि उसने उसे सुलाने के लिए नहीं बल्कि शांत करने के लिए दवा दी थी। उसे याद आता है। वह उसे बताता है कि वह भ्रमित थी और उसके बारे में कल्पनाएं कर रही थी। अपने सारे डर और शक उस पर डाल रही थी। फोन रखने से पहले वह कहता है कि उसे बेन के बारे में कुछ पता चला है जो वह उसे व्यक्तिगत रूप से बताएगा। बेन घर आता है और वे साथ में खाना खाते हैं। वह पूछता है कि वह फोन पर किससे बात कर रही थी जब उसने कॉल किया, और वह झूठ बोलती है कि वह उसे ही फोन कर रही थी। नैश को सुन रही है। वह समझा रहा है कि उसके जैसे कमजोर मरीज अपने मनोचिकित्सकों के प्रति भावनाएं कैसे विकसित कर सकते हैं। यह कमाम है कि मनोचिकित्सक अपने मरीजों के प्रति भावनाएं विकसित करें। वह कहता है कि यह अव्यावसायिक है। वह सोचती है कि वही उसकी एकमात्र उम्मीद है और वे प्रगति कर रहे हैं। जब वह उसे बताता है कि वह उसे किसी सहयोगी के पास, नैश सोचता है कि उसका आगे इलाज करना अनैतिक होगा, लेकिन उसे लगता है कि क्रिस्टीन की प्रगति उल्लेखनीय है क्योंकि उसने उस सुबह फोन करने से पहले ही रिकॉर्डिंग देखना याद रखा था। फिर वह उसे बताता है कि बेन ने उसे पागलखाने से नर्सिंग होम में शिफ्ट करवा दिया था। डॉक्टर ने प्रशासक से बात की जिसने बताया कि उसकी दोस्त क्लेयर उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वह उसे क्लेयर का नंबर देता है। प्रशासक ने नैश को यह भी बताया कि बेन ने 4 साल पहले उससे तलाक ले लिया था। बाद में क्रिस्टीन क्लेयर को फोन करती है और संदेश छोड़ती है कि उसे उससे बात करनी है। मिलने उसके काम पर जाती है। जब वह पूछती है कि क्या वे तलाकशुदा हैं तो वह गुस्सा हो जाता है, पर वह सच्चाई जानने पर बेन उसे बताता है कि यह उनके बेटे की मौत की वजह से हुआ। पहले वह उसे छोड़कर चला गया था लेकिन वापस आ गया और अब कभी नहीं छोड़ेगा। उसी दिन क्लेयर क्रिस्टीन को वापस फोन करती है। क्रिस्टीन को क्लेयर के बारे में कुछ याद आता है, जैसे क्लेयर बताती है कि वह नर्सिंग होम में लगातार फोन करती रही। वह कहती है कि उसे क्रिस्टीन की याद आती है और वे 1 घंटे में वेधशाला में मिलने का प्लान बनाते हैं। क्रिस्टीन क्लेयर से मिलने जाती है और बेंच पर उसका इंतजार। जब क्लेयर आती है, क्रिस्टीन उसे याद करती है। वे एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। क्रिस्टीन पूछती है क्या वह अच्छी मां थी। क्लेयर कहती है वह बेहतरीन थी। बेन भी अच्छे पिता थे।
वह पूछती है किसने उसके साथ ऐसा किया। वे पीते हैं और क्लेयर बताती है कि शायद उसका किसी से अफेयर था। उसने आखिरकार मान लिया, पर उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। क्लेयर माफी मांगती है बेन को बताने के लिए, पर उसे करना पड़ा क्योंकि पुलिस को पता था। क्रिस्टीन सोचती है इसीलिए बेन उससे कुछ नहीं बताता, खुद के बारे में भी नहीं। क्लेयर बताती है दुर्घटना के बाद उसने बेन की मदद की, दोनों ने वक्त बिताया, फिर साथ सोए। इसलिए उसने उनसे दूर रहने का फैसला किया। जाने से पहले क्रिस्टीन को एक चिट्ठी देती है जो बेन ने क्लेयर के पास छोड़ी थी। अगर वह कभी इसे पढ़ने और समझने लायक हुई तो। ने उसे छोड़ने की वजह बताई है। बेन कहता है कि मुख्य कारण उनके बेटे की खुशी और भलाई थी, जो अब उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। पत्र समाप्त करती है। उनके घर पहुंचते ही वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बेन से बात कर रही है। उसे बताती है कि जब वह वीडियो देखेगा तब तक उसे सब पता चल जाएगा, और यह कि वह उससे सिर्फ प्यार करती है। बाद में क्रिस्टीन बेन को वह वीडियो दिखाती है और पिछले हफ्तों की हर बात बताने लगती है। नैश के बारे में बताती है और वह गुस्सा हो जाता है कि उसने यह बात छिपाई। जब वह उसे बताती है कि वह उसे माफ करती है और प्यार करती है तो वह उसे क्रिस्टीन क्लेयर को फोन करके बेन के बारे में बताती है। वह कहती है कि वह बेन को फोन करेगी और फिर क्रिस्टीन। इस बीच वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें कहती है कि बेन ने उसे मारा। क्लेयर वापस फोन करके बताती है कि बेन अकेला रहता है और उसने उसे 4 साल से नहीं देखा। वह क्रिस्टीन से बेन का वर्णन करने को कहती है। क्लेयर बताती है कि बेन के चेहरे पर निशान है और क्रिस्टीन को फ्लैशबैक आता है। वह जानती है कि बेन लौट आया है और वह निशान देखने बाथरूम की तस्वीरें चेक करती है। जब निशान नहीं दिखता, क्लेयर कहती है कि वह आदमी बेन नहीं है। अचानक क्रिस्टीन देखती है कि दीवार की सभी तस्वीरें छेड़छाड़ की गई हैं। वह हमला याद करने लगती है और क्लेयर से मदद मांगती है, पर अपना पता भूल जाती है। क्लेयर उसे पता लगाने को कहती है क्योंकि बेन अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हमले का एक और फ्लैशबैक आता है। फिर वह दरवाजा खोलती है। बेन वहां नहीं है। क्रिस्टीन सीढ़ियों से उतरकर मुख्य द्वार से निकलने की कोशिश करती है, पर वह बंद है। वह पिछले दरवाजे की चाबी ढूंढकर घर से बाहर निकलती है। तभी बेन अचानक उसे पकड़ लेता है। क्रिस्टीन अगली सुबह बेन के साथ बिस्तर पर जागती है। वह बाथरूम में तस्वीरें देखती है, फिर बाहर आकर बेन को बिस्तर पर बैठा पाती है, जो उसे बता रहा है कि वह कौन है। जब वो चला जाता है, डॉक्टर उसे फोन करके कैमरा ढूंढने को कहता है। वो सिर्फ वो रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें वो बेन से प्यार का इजहार करती है। फिर उसे अपने गाल पर चोट का निशान दिखता है। फोन बजता है। इस बार बेन पूछ रहा है कि सब ठीक है या नहीं। उसके पास क्लेयर का फोन है जिसे वो पाने की कोशिश कर रही है। सालगिरह के लिए पैक करने की याद दिलाता है। वो उससे बताती है कि वो उससे प्यार करती है। बाद में नैश क्रिस्टीन को फोन कर रहा होता है जब उसे रिसेप्शन पर बुलाया जाता है। नैश क्रिस्टीन के बारे में पूछता है और बेन उसे दूर रहने को कहता है। उस रात बेन और क्रिस्टीन एयरपोर्ट के पास एक होटल तक ड्राइव करते हैं। वो पूछती है कि क्या यह सचमुच उनकी सालगिरह है। वो कहता है कि शादी की नहीं, कुछ और है। क्रिस्टीन को समझ नहीं आता कि वो उसे वहां क्यों लाया। वो उसे शैंपेन देता है और कहता है कि वो चाहता है कि वो अपने पर हुए हमले को याद करे। अचानक उसे याद आता है कि वो असल में माइक है। क्रिस्टीन पूछती है बेन कहाँ है, और माइक बताता है कि उसके पति ने वह फर्जी दस्तावेजों से उसे नर्सिंग होम से निकाला ताकि उसकी देखभाल कर सके। अब वह झूठ बोलते थक गया है और चाहता है कि वह सब याद करे। क्रिस्टीन हमले का दिन याद करती है, उसकी धमकी और मार। उसे एहसास होता है कि वही था जिसने उस पर हमला। वह कहता है कि वह खुद से नफरत करता है और उससे न जाने की मिन्नत करता है। क्रिस्टीन डर जाती है क्योंकि उसे हमले की रात के विवरण याद आते हैं। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर देखता है कि वह क्या करेगी। जब वह जाने लगती है तो वह उसे फिर से मार। वह कहता है कि वे या तो साथ जाएंगे या बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर वह कैमरे से उसकी सारी रिकॉर्डिंग मिटाता है और कहता है कि वह आजाद है। माइक उसे चूमने को कहता है और वह डर से ऐसा करती है। वह कहता है कि उसे बेन और एडम को भूलना होगा क्योंकि वे उसे भूल गए हैं। क्रिस्टीन को एहसास होता है कि एडम जिंदा है और वह उसे फिर से मारने लगता है। वह पलट कर लड़ती है, पर वह उस पर काबू पा लेता है और उसका गला दब। क्रिस्टीन उसे चाकू मारती है और भागने की कोशिश करती है, पर वह उसे फिर आखिरकार वह उसे बेहोश कर कमरे से भाग निकलती है। फिर फायर अलार्म बजा देती है। एम्बुलेंस और पुलिस ने होटल को घेर लिया है। क्रिस्टीन एम्बुलेंस के पीछे अपने साथ हुई घटना का एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। बाद में नैश उसके अस्पताल के कमरे में आकर उसे जगाता है और अपना परिचय देता है। वह कहता है कि वह उसका डॉक्टर नहीं बल्कि दोस्त बनकर आया है क्योंकि उसे देखभाल की जरूरत है। क्लेयर उसे लेने आएगी और अपने घर ले जाएगी। उसे क्लेयर याद है। क्रिस्टीन कहती है कि हाँ। नैश बताता है कि माइक उसके के लिए लंबे समय तक जेल में रहेगा। फिर वह कहता है कि उसके लिए एक मुलाकाती आया है जो उसके इलाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। नैश मुड़ता है और बेन, उसका असली पूर्व पति, दरवाजे पर खड़ा होता। नैश उसे अंदर आने देता है। वह उसके पास जाकर कहता है कि वो उसका बेन है और अगर उसे पता होता कि वह खतरे में है तो वह कभी दूर नहीं रहता। वह बैठकर उसे एडम के बारे में बताता है। बेन कहता है कि वे दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं।
लड़का अंदर आकर अपनी माँ के पास जाता है। वह खुद का परिचय देता है और उसे वो बात याद आने लगती है जो वह उससे बचपन में कहा करती थी। क्रिस्टीन को आखिरकार उसकी याद वे गले मिलते हैं और वह कहती